ओके, हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है विच इज इंटरफेरेंस। ओके, व्यतिकरण। इंटरफेरेंस के अंदर हम यहाँ पे इसमें इंटरफेरेंस में हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है वो आपके सामने है। हमारे पास यहाँ पे एज यू कैन सी इस तरह से एक स्लिट होती है। ये स्लिट यहाँ पे एस नोट, ये स्लिट का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पे हमने सपोज लाइट का सोर्स रख रखा है, यहाँ से लाइट आ रही है और हमने सामने एक स्क्रीन रख रखी है और उसके अंदर छोटा सा अगर हम होल कर देते हैं, छिद्र कर देते हैं, उसको हम स्लिट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड स्लिट, जहां से लाइट जो है वो निकल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये एक स्लिट यहाँ पे एस नोट बना रखी है। ओके, एस नोट, इस एस नोट में से लाइट जा रही है और वो आगे बाद में एक और हमने दो स्लिट्स रख रखी है S1 S2, जो कि इस एस नोट से सेम डिस्टेंस पे है। मतलब S1 की जो डिस्टेंस है एस नोट से और S2 की जो डिस्टेंस है एस नोट से वो बिल्कुल सेम है। सो लाइट यहाँ से जाती है और लाइट मतलब पहले तो वो एस नोट से निकलती है, उसके बाद S1 S2 पे जाके गिरती है। S1 और S2 क्या करते हैं, ये आपका प्राइमरी सोर्स की तरह काम करता है। प्राइमरी सोर्स मतलब सबसे मेन लाइट जो है वो यहाँ से निकली है। ओके, और जो S1 S2 है वो आपके सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करते हैं। सेकेंडरी सोर्स का मतलब है आगे जाके हमें ऐसा लगेगा कि दो लाइट के सोर्स हो गए हैं, जबकि इनिशियली हमारा सोर्स एक ही है, बट उस एक से ही हमको कितने मिल गए, दो सोर्स मिल गए। अब जो S1 से लाइट गुजर रही है और S2 से लाइट पास हो रही है, इनका आपस में क्या होता है, इंटरफियरेंस होता है। इंटरफेरेंस की वजह से अगर हमने यहाँ पे ये स्क्रीन रख रखी है तो इस स्क्रीन पे हमें क्या पिक्चर दिखाई देती है, हमें बहुत सारी फ्रिंजेस बनती हुई दिखाई देती है। ओके, और वो फ्रिंजेस जो होती है वो सर्कुलर शेप की होती है और वो हमारे पास ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क होते हैं। तो जहाँ पे बी लिखा हुआ है वहां पे आपके पास ब्राइट फ्रिंज बन रही है और वहां पर जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, मतलब संपोषी व्यतिकरण हो रहा है। और डी पर जहाँ पर फ्रिंजेस बन रही है वो डार्क फ्रिंजेस है, वहां पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, मतलब विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। सो इस तरह से ये हमारा यंग्स का जो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, सो ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई वेव्स है, मतलब तरंगे हैं, और वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन से गुजर रही है। वहां पर एक नहीं, हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेव्स है एक साथ एक जगह गुजरती है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो मान लीजिए मिलती है या उस पॉइंट पर जाके एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती है। सो उस पॉइंट पर जो रेजल्टेंट डिस्टर्बेंस होगा, मतलब मान लीजिए यहाँ से कोई वेव गई, ठीक है, और इसी जगह हमारे पास दूसरी वेव जा रही है, इसी रीजन में हमारे पास तीसरी वेव जा रही है और एक कॉमन पॉइंट है, हम कोई सा भी एक रैंडम कॉमन पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट पे हमारे पास तीनों तरह की वेव्स या जा रही है। तो यहाँ पर तीनों का वैसे अलग अलग डिस्टेंस, तो इस पॉइंट पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, रेजल्टेंट जो रेजल्टेंट डिस्टर्बेंस होगा, डिस्टर्बेंस ही कहेंगे इन जनरल, हमारे पास ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो जो डिस्टर्बेंस होता है वो क्या होता है, इन तीनों का, ये जो तीन अलग अलग वेव हमने ली है, इन तीनों का जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उनके वेक्टर सम के इक्वल होता है। वेक्टर सम का मतलब होता है सदिश योग। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज एक पॉइंट है और अगर वहां पर कोई वेव जाके गिरी और इधर से भी कोई वेव आई, इधर से भी कोई वेव आई, तो इस पॉइंट पर जो हमारे पास फाइनल डिस्टरबेंस होगा वो इन तीनों की वजह से आने वाले डिस्टरबेंस के सदिश योग के बराबर होगा, वेक्टर सम के बराबर होगा। सो ये हमारे पास प्रिंसिपल सुपरपोजिशन है। मैं हिंदी में आपका पास इसका स्टेटमेंट रीड कर सकती हूँ। अगर मान लीजिए दो या दो से अधिक तरंगे किसी एक क्षेत्र से गुजरती है और एक बिंदु पर एक साथ विक्षोभ उत्पन्न करती है, डिस्टरबेंस को हमने यहाँ पे विक्षोभ बोला है ना, विक्षोभ उत्पन्न करती है, तो उस बिंदु पर परिणामी जो विक्षोभ होगा वो अलग अलग वेव्स के कारण उत्पन्न हुए विक्षोभों के सदिश योग के बराबर होगा। ये इसका हिंदी में, हाँ, बुक से इसका स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं, बाकी समझ में आपको आ ही गया होगा। सो वेक्टर फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि अगर मान लीजिए रेजल्टेंट जो डिस्टर्बेंस आ रहा है वो ई है, तो फर्स्ट वेव की वजह से आने वाला, सेकेंड वेव की वजह से आने वाला,
थर्ड वेव की वजह से आने वाला इन सब का वेक्टर सम है, तो वेक्टर लगा रखे हैं, तो वेक्टर के हमने टोटल इक्वल किया है। ओके, सो ये हमारे पास कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है। और हमारे पास जो इंटरफियरेंस है, हमने सीधा यंग का डबल स्लिट पढ़ लिया, इंटरफियरेंस की डेफिनेशन हमने नहीं पढ़ी। सो इंटरफियरेंस की जो नॉर्मल डेफिनेशन वो है ये कि मान लीजिए हमारे पास सेम फ्रीक्वेंसी की वेव, सेम फ्रीक्वेंसी की, है ना, फ्रीक्वेंसी सेम रखी है हमने, और दो या दो से ज्यादा, सबसे इजी तरीका तो है दो ले लो, दो से आसानी से हमारे पास एक वो निकल जाता है फॉर्मूला। सो सेम फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होती है और एक ही डायरेक्शन में जाती हुई वो क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती है, सुपर इम्पोज होती है। जैसे कि एक वेव हमारे पास ऐसे गई, ठीक है, इसी फ्रीक्वेंसी की, सेम ऐसी ही फ्रीक्वेंसी की दूसरी वेव भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और इसके ऊपर गिर गई, तो हमें ऐसा दिखाई देगा कि इस पूरे सिचुएशन में कुछ पॉइंट्स पे जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम हो जाएगी और कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी का मान मैक्सिमम हो जाएगा। और ये क्यों हुआ, ये इनके सुपर इम्पोज होने की वजह से हुआ। और यहाँ पर ये जो मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी हुई है, इसी को ही, ये इंटेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ये तीव्रता का जो वितरण है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। सो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे कि जब सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स एक ही डायरेक्शन में जाती हुई एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती है, तो उन किन्हीं पॉइंट्स पे इंटेंसिटी का मान मिनिमम मिलता है और किन्हीं पॉइंट पे इंटेंसिटी का मान मैक्सिमम मिलता है। तो इस अध्यारोपण की वजह से ये जो इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पुनर्वितरण हुआ है हमारे पास, इसे हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। फॉर्मूला डिराइव करते हैं इसके लिए, चलिए। तो सपोज हमारे पास एक सोर्स लिया है हमने S1 और एक सोर्स लिया है S2, ठीक है, और P पॉइंट यहाँ पे है हमारे पास, और S1 से लाइट P तक पहुंची है और S2 से भी लाइट आपके पास कहाँ पर पहुंची है, P पॉइंट पर पहुंची है। ये पाथ मान लीजिए x1 लंबाई का है और ये पाथ आपके पास x2 लंबाई का है। तो S1 से P पर जो पहुंचने वाला डिस्टर्बेंस है उसको मान लीजिए हम E1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और E1 की वैल्यू, नॉर्मली आपके पास वेव पहुंचती है, आप जानते हैं, और एक वेव जो होती है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आपने देखा होगा SHM मोशन के अंदर भी हम x = a sin ओमेगा t प्लस फाई, इस तरह से। तो x में यहाँ पे हम बिकॉज x को डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो ये जो x है इसकी जगह हमने लिया है E1। इसका एम्पलीट्यूड भी होना चाहिए, एम्पलीट्यूड मान लीजिए E01 है, और साइन थीटा का टर्म की जगह हम साइन ही लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ t का टर्म है, बट बिकॉज हम यहाँ पे डिस्टेंस के साथ भी हमारी जो वेव है उसमें फेज, वो ट्रेवलिंग वेव है, वो आगे की तरफ जा रही है, एक ही पॉइंट पे ऑसिलेशन नहीं हो रहा है। ये जनरल हमारे पास SHM होता है, जब आपके पास डिस्टेंस के साथ भी फेज चेंज हो और टाइम के साथ भी हो, तो यहाँ पर ओमेगा टी की बजाय ओमेगा टी माइनस के एक्स आ जाता है, मतलब ये ट्रेवलिंग वेव है एक्स डायरेक्शन में। सो हमारे पास यही बात हो गई, तो हम यहाँ ले लेते हैं E01 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये फेज पार्ट हो गया, प्लस φ1 यानी उसका इनिशियल फेज है, तो मान लीजिए इसका इनिशियल फेज ले लेते हैं अपन φ1। ओमेगा टी ध्यान रखना टाइम की वजह से आने वाला फेज होता है, वो वेव में टाइम के साथ जो चेंजेस होते हैं, और के एक्स जो है वो डिस्टेंस के साथ जो चेंजेस होते हैं, इसलिए दोनों लिए है। सिमिलरली S2 से आने वाली को हम ले लेते हैं E02 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस φ2। ओके, हम यहाँ पे हमारे पास, और बिकॉज ये x1 में है और ये x2 में है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं x1 और ये हमारे पास आ जाएगा x2, ठीक है। सो हमारे पास इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ये हमारे पास डिस्टेंसेस वगैरह हो गई। अब देखिए हमारे पास ये डिस्टर्बेंस हो गए दोनों के, एक तरह से आप इनको डिस्प्लेसमेंट भी बोल ही सकते हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा आपके पास होता है 2π/t, और k का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा 2π/λ होता है, लैम्डा उसकी वेवलेंथ होती है, k को हम बोलते हैं तरंग संचरण नियतांक या वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ये आपके पास होता है वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट, हिंदी में बोलते हैं तरंग संचरण नियतांक। ओमेगा आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वेव की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जिसको बोलते हैं। टी आपके पास इसका टाइम पीरियड होता है। सो ये हमारे पास है। अब हमने देखा है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि रिजल्टेंट P पॉइंट पे हमें क्या दिखाई देगा, P पॉइंट पे हमें जो डिस्टर्बेंस दिखाई देगा वो होगा E1 प्लस E2। सो यहाँ पर इसको और इसको ऐड कर देते हैं। सो देखो E01, अब ये देखो साइन ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस φ1, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी माइनस, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं के x1 माइनस φ1। अगर आप ये माइनस को अंदर लेके जाएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो वापस आपको यही टर्म मिल जाएगा। सो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट हो जाता है A, और ये पूरा ब्रैकेट का पार्ट हो जाता है अगर B, तो साइन A माइनस बी का फॉर्मूला आपके पास बनेगा, जो कि होता है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। तो यहाँ पे लिख लेते हैं E01 के साथ में मिलेगा साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन
बी। सिमिलरली E2 में हमें मिलेगा, सो प्लस E2 के अंदर हमारे पास आ जाएगा E02 एंड वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसमें भी हमारे पास साइन ए कॉस बी का लगेगा, सो साइन ए कॉस 2 आ जाएगा -φ2 E02 कॉस ओमेगा टी साइन kx2 -φ2। इस तरह से हमने E1 प्लस E2 को ऐड कर लिया है। ओके, नाउ साइन ओमेगा टी को सपोज हम कॉमन ले लेते हैं, तो साइन ओमेगा टी को यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो ऊपर से क्या बनेगा E01 cos kx1 -φ1 प्लस E02 cos kx2 -φ2। सिमिलरली हम यहाँ पे प्लस cos ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस cos ओमेगा टी अगर आपके पास कॉमन आता है तो cos ओमेगा टी के साथ हमारे पास माइनस का cos ओमेगा टी कॉमन लेते हैं, क्योंकि cos में यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस में cos ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा E01 साइन kx1 -φ1 प्लस E02 साइन kx2 -φ2। ओके, नाउ सपोज हमारे पास साइन ओमेगा टी का जो कोफिशिएंट है, मतलब ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू को अगर हम बोल देते हैं a cos थीटा, सपोज इस पूरे एक्सप्रेशन को हम a cos थीटा से रिप्रेजेंट करें, और इधर वाला जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इंक्लूडिंग दिस वन, इसको हम रिप्रेजेंट करें a साइन थीटा से, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा a साइन ओमेगा टी cos थीटा माइनस a cos ओमेगा टी साइन थीटा। और आप देख सकते हैं ये दोनों में से कॉमन आ जाता है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जो कि हो जाता है साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी, ये हमारे पास रिजल्टेंट जो वेव आ रही है उसका डिस्टर्बेंस, उसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस वहां पे पी पॉइंट पे हमें मिलेगा वो ये मिलेगा। अब हमें यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव आई है उस, जाहिर सी बात है कि ये पार्ट उसके किसको रिप्रेजेंट करेगा एम्पलीट्यूड को, और ये वाला पार्ट उसके किसको रिप्रेजेंट करेगा फेज को रिप्रेजेंट करेगा। सो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए आपने ए कॉस थीटा किसको माना था इसको, और ए साइन थीटा किसको माना था इसको, तो एक बार लिख लेते हैं, हमें ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो ए कॉस थीटा हमारा था E01 कॉस kx1 -φ1, और यहाँ पे था E02 कॉस kx2 -φ2, ये तो था हमारा a cos थीटा, और ये हमारा था a sin थीटा, E01 sin kx1 -φ1 kx2 -φ2। अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, देखो इस इक्वेशन का स्क्वायर करके और इस इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, इसका मतलब है a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा फर्स्ट का स्क्वायर, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, और इस नीचे वाले क्वांटिटी का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे इस क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं, मतलब E01 cos kx1 -φ1 प्लस E02 cos kx2 -φ2, इसका स्क्वायर प्लस E01 sin kx1 -φ1 प्लस E02 साइन kx2 -φ2 का होल स्क्वायर। सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दोनों में स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऊपर से आएगा, यहाँ से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। सो ऊपर वाले में देखो जब आप इसका स्क्वायर करोगे, मतलब ये आपका ए स्क्वायर रहेगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो आपको बी स्क्वायर मिलेगा, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे और प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो दोनों में से E01 आपके पास कॉमन आ जाएगा, और अगेन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो इसका ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर जब ऐड होगा तो आपको मिलेगा E01 का स्क्वायर। सिमिलरली दोनों के बी वाले टर्म का स्क्वायर होगा ऐड होगा, तो आपको मिलेगा E02 स्क्वायर, बाकी दोनों के 2ab वाले टर्म ऐड हो जाएंगे, तो 2ab में आपको मिलेगा ऊपर से 2 तो कॉमन आ जाएगा, E01 E02 cos kx1, E01 E02 भी कॉमन आ जाएगा, तो उसको भी ले लो ऐसे, cos kx1 -φ1 cos kx2 -φ2 प्लस साइन
kx1 माइनस फाई वन मल्टीप्लाई बाय साइन kx2 माइनस फाई टू। ये देखो, सो ये हमें मिल रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा एक्सप्रेस उसको और करते हैं, e01 स्क्वायर प्लस e02 स्क्वायर प्लस 2e01 e02। अब देखो आपके पास यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है, राइट। ये cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी किसका होता है, cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है। तो 2 इंक्लूडेड होता है उसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, नहीं cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी हमारे पास सिंपली cos a माइनस बी होता है। सो cos a माइनस बी करते हैं। cos a में क्या आएगा आपके पास, दिस इज a एंड दिस इज b, तो cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी cos a माइनस बी। a माइनस बी मतलब ये आ जाएगा a माइनस b। नाउ e01 स्क्वायर प्लस e02 स्क्वायर प्लस 2e01 e02 cos। इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, k x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा है, ओके। सिमिलरली माइनस फाई टू माइनस फाई वन, यहाँ पे हमें इस तरह से ये मिल जाएगा, ओके। आई होप हमने कुछ मिस्टेक नहीं करी हो। cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी हमारे पास, ओके 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 ओके, हाँ cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी हमारे पास cos a माइनस बी होता है। मैंने a माइनस बी को इस तरह से लिख दिया, हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। हम एक चीज और जानते हैं कि cos ऑफ जो माइनस थीटा होता है वो cos थीटा के इक्वल होता है। सो इसी एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, e0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2e01 e02 cos ऑफ, देखो अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 माइनस x2 की जगह क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस रहने दो, फाई टू माइनस फाई वन की जगह मिल जाएगा फाई वन माइनस फाई टू। सॉरी यहाँ पे मुझे उल्टा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैंने शायद कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, अभी करेक्ट कर। ये इस तरह से है, यहाँ से अगर हम डायरेक्टली लेते तो देखो हमारे पास फाई टू प्लस का है और फाई वन माइनस का है, राइट। तो हमें माइनस अगर ले रहे थे तो हमें फाई वन माइनस फाई टू लिखना था अगर ऊपर लिखें, बट अब हम यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं तो माइनस साइन दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा फाई टू माइनस फाई वन। ये देखो हमने यहाँ पे कुल मिला के हमने कुछ नहीं किया है, जो cos a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा था उसको हमने cos b माइनस ए लिख दिया है, ठीक है। तो वो हमारे पास आप देख लेना ये चीज आ जाएगी। नाउ e01 का स्क्वायर प्लस e02 स्क्वायर प्लस 2e01 e02 cos ऑफ, ये जो हमारे पास है k, इसको हम x2 माइनस x1 को लिख देते हैं डेल्टा, और इस पूरे टर्म को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सिंप्लीफाई से, ओके। ये हमारे पास रेजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू है। तो रेजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास उसकी वैल्यू यहाँ से आ जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारे पास। डेल्टा जो है हमारे पास वो क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है, और फाई हमारे पास होता है इनिशियल फेज डिफरेंस। तो यहाँ पर देख लेना डेल्टा हमारे पास जो होता है वो होता है पाथ डिफरेंस, पथांतर, ओके। ये हमारे पास हो जाएगा x2 माइनस x1, क्यों, क्योंकि जो P पॉइंट पे पहली रे पहुंची थी उसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल की थी और दूसरी ने x2, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, x2 माइनस x1 आ गया, इसलिए इसका नाम होता है पाथ डिफरेंस। और फाई आपके पास क्या था, इसका इनिशियल फेज फाई लिया था फाई वन, इसका लिया था फाई टू, तो दोनों के इनिशियल फेज में कलांतर जो है इनिशियल ना, सो आपके पास जो फाई है वो इनिशियल फेज डिफरेंस, ओके। ये आपके पास हो जाएगा प्रारंभिक कलांतर। तो हमारे पास यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ जाता है एम्पलीट्यूड का, यानी फाइनल जो हमारे पास आयाम मिल रहा है। अगर हम बात करें इंटेंसिटी की, तो हमारे पास जो इंटेंसिटी होती है आई, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से हम आई को क्या लिख सकते हैं, इस साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगा देते हैं, सो ये हमारे पास हो जाएगा के ए स्क्वायर। तो आई का फॉर्मूला हमारे पास है के ए स्क्वायर।
अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट वाली वेव हमने ली थी, फर्स्ट वेव की जो इंटेंसिटी है, सपोज करो वो I1 है, तो वो कितनी होगी, k की जगह तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और उसका जो एम्पलीट्यूड था वो हमने देखा था कि उसका एम्पलीट्यूड हमारे पास कितना मिला था, E01 था, क्योंकि पहली वेव को किससे रिप्रेजेंट किया था हमने, E01 साइन ऑफ समथिंग समथिंग, तो ये उसका एम्पलीट्यूड था। तो एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर होता है उसी को k से मल्टीप्लाई करने से इंटेंसिटी मिलती है। सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये रिजल्टेंट के लिए हो जाएगी, ये फर्स्ट वेव के लिए हो जाएगी, और अगर सेकेंड वेव के लिए लिखें तो I2 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, k E02 स्क्वायर, ये हमारे पास सेकेंड वाली वेव की हो जाएगी। ओके, सो अब हम यहाँ पे जो हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिला है एम्पलीट्यूड का, हमें मिला था a स्क्वायर इज इक्वल टू E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस 2E01 E02 कॉस k डेल्टा माइनस 5। इस पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे, देखो दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई करते हैं k से, तो यहाँ हो जाएगा k स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा k E01 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा k E02 स्क्वायर, और यहाँ क्या कर सकते हैं 2k E01, हमें तो किससे मल्टीप्लाई करना है, k से करना है, तो देखो अपन क्या करते हैं रूट ऑफ के और रूट ऑफ के, मैंने दो पार्ट में कर दी, रूट ऑफ के और रूट ऑफ के मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, के ही हो जाएगा। सो ये आ जाएगा E02 कॉस ऑफ के डेल्टा माइनस 5। अब यहाँ पे ये हमारे पास है I1, ठीक है, ये हमारे पास है I2, ऊपर से फॉर्मूला देखना, और ये जो हमारे पास है रूट ऑफ के, इसको आप रूट ऑफ के के साथ इस E01 को आप क्या लिख सकते हो, E01 को आप लिख सकते हो रूट ऑफ E01 का स्क्वायर, और इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, एक साथ अंदर डाल दो k E01 का स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है I1, तो आपके पास आ जाएगा प्लस 2 रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 कॉस ऑफ इस पूरे पार्ट को जो हमारे पास है यहाँ पे ये आ जाएगा k डेल्टा माइनस 5। तो और ये हमारे पास रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी, तो परिणामी जो तरंग मिल रही है हमें वहां पे उसकी तीव्रता का एक्सप्रेशन ये है, और उसका आयाम जो है एम्पलीट्यूड उसका हमें ऊपर मिल चुका है। नाउ अगर मान लीजिए इनिशियल फेज डिफरेंस है ही नहीं दोनों में, है ना, इनिशियल फेज डिफरेंस क्या था हमारा 5 था, जिसको हमने बोला था 5 2 माइनस 5 1, मान लीजिए अगर वो 0 है, अगर ये 0 है तो हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 कॉस के डेल्टा, ये हमारे पास इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन होगा। इसमें हमारे पास अब पढ़ते हैं हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। सो कंस्ट्रक्टिव का मतलब हमारे पास होता है संपोषी व्यतिकरण, और कंस्ट्रक्टिव के अंदर हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा, मान लीजिए डेल्टा जो कि हमारे पास क्या था x2 माइनस x1 था, अगर ये n लेमडा के इक्वल होता है, जहां पर n की वैल्यू आपके पास 0 1 2 कुछ भी हो सकती है, बट इंटीजर नंबर ही होगा, ध्यान रखना, तो आपको इंटेंसिटी क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2, और ये आपके पास क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, कॉस के डेल्टा, अगर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी उस सिचुएशन में, देखो के हमारे पास कितना होता है 2 पाई बाय लेमडा, ये तो हो जाएगा के, और डेल्टा हमारे पास कितना लिया है हमने n लेमडा, तो लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा 2 पाई n हो जाएगा, और n की वैल्यू आप रख रहे हो 0 1 2, तो n की वैल्यू 0 रखो चाहे 1 रखो चाहे 2 रखो, ये सब क्या आ जाएगा 2 पाई का मल्टीपल हो जाएगा, और जब 2 पाई का मल्टीपल होता है तो cos 2 पाई n, cos 2 पाई n आपके पास हमेशा कितना आता है +1 ही आएगा, चाहे आप n की वैल्यू कुछ भी रखो, तो यहाँ पे +1 मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारे पास आ जाएगा 2I1 I2। ओके, इस सिचुएशन में आप इसे क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। ये इंटेंसिटी ये इंटेंसिटी हमें यहाँ पर मिल रही है इस सिचुएशन में। ओके, सो ये मैक्सिमम होती है आपके पास, ध्यान रखना, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हमारे पास होती है इंटेंसिटी मैक्सिमम, अगर मान लीजिए दोनों की ही जो इंटेंसिटी है वो हमारे पास सेम है, मतलब I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए दोनों की सेम होती है, I0 मान लो अगर सेम है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी मिलेगी हमें, रूट ऑफ I1 कितना हो जाएगा हमारे पास, रूट ऑफ I0, यहाँ पर रख के देख लो, तो I0 प्लस 2I0, मतलब I0 I1 हो गया, ये I2 हो गया,
ये रूट ऑफ आई नोट इंटू आई नोट, तो ये आपके पास कितना हो रहा है 4 आई नोट हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 आई नोट हमारे पास हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में हमारे पास है विनाशी, और इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है, अगर मान लीजिए हमारे पास पाथ लेमडा मिला है x2 माइनस x1, वो वैल्यू हमारे पास होती है n प्लस हाफ लेमडा। इसमें आपके पास n की वैल्यू जो है 0 1 2 n कुछ भी हो सकती है। ध्यान रखना, जब हम n की वैल्यू 1 से लेते हैं, इसी को आप n प्लस हाफ लेमडा की बजाय n माइनस हाफ लेमडा भी ले सकते थे। उस कंडीशन में आपका n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3, और अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप n प्लस हाफ लेमडा ले सकते हैं। दोनों ही आपके पास सही होता है, बस रेंज डिफाइन करती है। तो हमारे पास इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, कॉस के डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस 2 पाई बाय लेमडा, और साथ में यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2 लेमडा। तो लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 पाई के साथ हमारे पास कितना मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे n प्लस हाफ। तो ये सिचुएशन में हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 2 पाई n प्लस, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास, और कितना हो जाएगा यहाँ पे पाई हो जाएगा। 2n प्लस वन टाइम्स पाई लिख सकते हैं। और 2n प्लस 1 टाइम n की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, 1 2 3 कुछ भी रख दो, ये नंबर इवन हो जाएगा, और उस इवन में एक ऐड होके आपके पास ऑड नंबर आ जाएगा। ऑड नंबर का मतलब हो जाता है कॉस पाई मिल सकता है, 3 पाई मिल सकता है, 5 पाई मिल सकता है, सबकी वैल्यू आपके पास कितनी होती है -1। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो रेजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2, साथ में कॉस था उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे प्लस हटा के माइनस कर देती हूँ, और ये आपके पास हो जाएगा रूट I1 प्लस रूट I2, सॉरी माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ये हमारे पास मिनिमम इंटेंसिटी होती है। अगेन अगर हमारे पास सेम रहती है ये, तो यहाँ पे भी I0 का रूट आ जाएगा, और यहाँ पे भी I0 का रूट आ जाएगा, बीच में माइनस साइन है, तो आपके पास मिनिमम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर दोनों इंटेंसिटी सेम ले लेते हैं तो मिनिमम कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। सो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल हो गया। हमारे पास इस सिचुएशन में, हाँ, ये हमारे पास क्या आता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के एग्जांपल हो गए। अब हमारे पास क्या है, देखो एक नेक्स्ट हमारा पास है फ्रिंज विड्थ जो है उसका फॉर्मूला, बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे उसको। सो तब तक के लिए इतना ही।